नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास होगी उस क्लास में हम जो रीट का प्रीवियस पेपर एनालिसिस का जो सेशन चल रहा था उस सेशन का आज चतुर्थ चरण अंतिम भाग है। और इस जो चौथे चरण की जब हम बात करें तो हमारे इस चौथे चरण में जो प्रश्न बचे हुए हैं वे शिक्षण में सहायक सामग्री, संप्रेषण अधिगम सामग्री जिसे हम कहते हैं, तो या आप ऐसे कहें दृश्य श्रव्य उपकरण। तो दृश्य श्रव्य उपकरणों से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। आरटेट और रीट की परीक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, वे किस तरीके के आए हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं, अपने जो प्रश्न आए हुए हैं वे कौन कौन से हैं उनकी ओर। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है, शिक्षणम रुचिकरम कथम स्यात्। ये प्रश्न 2012 में आया हुआ है और ये पूछा गया है शिक्षण रुचिकर कथम स्यात्, कैसे होना चाहिए। अर्थात शिक्षण कार्य है वह रुचिकर कैसे होता है। आंसर था विधियों द्वारा, कौशलों द्वारा, उसके बाद है पुस्तकों द्वारा, और आगे हैं दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा। तो यहाँ जो आंसर है वो होगा दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा। अब बात करते हैं हम सबसे पहले दृश्य श्रव्य साधन की। देखो आप इनको शिक्षण सहायक सामग्री अथवा हम दृश्य श्रव्य उपकरण इनका नाम ले सकते हैं। अब सामान्यतः हम ऐसे कहें शिक्षण सहायक सामग्री क्या है या दृश्य श्रव्य उपकरण क्या है, तो हम ऐसे कह सकते हैं पहले तो शिक्षण सहायक सामग्री के लिए कि कक्ष में शिक्षण कराने हेतु अध्यापक द्वारा जिन सामग्रियों का, जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम साधन। छात्रों को शिक्षण कराने के लिए जिन जिन उपकरणों का कक्ष में प्रयोग किया जा रहा है प्रायः हम ऐसे कहें कि वे शिक्षण सहायक सामग्री हैं। ठीक है। अब इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो हम ऐसे कह सकते हैं शिक्षण कार्य को रुचिकर, सरल, सुग्राह्य, आप ऐसे कहें सफल आदि बनाने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाने के लिए
उसको सरल बनाने के लिए, उसको सुग्राह्य अर्थात सभी आसानी से उसको ग्रहण कर सकें, उसको समझ सकें, तो सुग्राह्य बनाने के लिए और शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए ही शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। अब यदि हम बात करें शिक्षण सहायक सामग्री की, तो संस्कृत शिक्षण में जो सामग्री हैं अपन ऐसे कहेंगे, संस्कृत शिक्षण में जो सामग्री हैं उनको फिर 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें एक तो होते हैं दृश्य उपकरण, एक होते हैं श्रव्य उपकरण और एक होते हैं दृश्य श्रव्य उपकरण। जिन उपकरणों को देखकर और फिर अपन ऐसे कहें किसी विषय वस्तु को समझा जाए, उसका स्पष्टीकरण किया जाए, विषय वस्तु को देखकर फिर उसका स्पष्टीकरण किया जाए, वह तो है दृश्य उपकरण। मतलब ऐसा उपकरण जिसको देख करके फिर किसी विषय वस्तु को सही प्रकार से समझा जा सके, उसका अर्थ ग्रहण आदि किया जा सके, उसे तो कहेंगे हम दृश्य उपकरण। और जिनके द्वारा विषय वस्तु को सुनकर के फिर उसका अर्थ ग्रहण किया जाए या उस विषय वस्तु का अधिगम किया जाए, वे कहलाते हैं श्रव्य उपकरण। और जिनके द्वारा हम सुन भी सकें, सुनकर व देखकर, या आप कह सकें देखकर व सुनकर, जिसके द्वारा विषय वस्तु को ग्रहण किया जाए, स्पष्ट किया जाए, वो श्रव्य दृश्य या दृश्य श्रव्य साधन कहलाते हैं। सिर्फ जिसको देखें और फिर विषय वस्तु को ग्रहण करें, उसको समझें, तब तो दृश्य। जिसके द्वारा विषय वस्तु को सुना करके फिर स्पष्टीकरण किया जाए, श्रव्य। और जिसको देखा भी जाए और सुना भी जाए, ठीक है, वह हो जाएगा दृश्य श्रव्य साधन। देखिए, दृश्य श्रव्य साधनों का प्राचीन काल से ही शिक्षा में बहुत महत्व रहा है। हम अब वर्तमान काल में भी इनका अत्यधिक उपयोग है। जैसे कि हम देखते हैं शिक्षण के दौरान जितनी अधिक इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, वह शिक्षण कार्य उतना ही अधिक सफल होता है। क्योंकि मान लीजिए हम किसी विषय वस्तु का अध्ययन करें, शिक्षक है, किसी विषय वस्तु को छात्रों के लिए स्पष्टीकरण करें और उस विषय वस्तु का वह मौखिक रूप से व्याख्यान आदि कर रहा है, ठीक है, और फिर उसका स्पष्टीकरण कर रहा है, तो छात्र उस विषय वस्तु को सीख लेंगे, लेकिन वह उतना अधिक प्रभावी नहीं होगा। और यदि मान लीजिए उसी विषय वस्तु के स्पष्टीकरण करने के लिए वह विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग कर ले और फिर उसके द्वारा स्पष्ट करे, तो छात्रों के लिए वह अधिक प्रभावी होगा। जैसे कि चीन में इन दृश्य श्रव्य उपकरणों को लेकर के एक कहावत है कि मैं जिस वस्तु को सुनता हूँ, मैं जिसके बारे में सुनता हूँ, शायद मैं उसे याद कर सकता हूँ, शायद वो मेरी याद आ सकती है। जिस विषय वस्तु को मैं देखता हूँ, शायद मैं उसको पहचान सकता हूँ, लेकिन जो कार्य मैं खुद कर लेता हूँ, वह मैं कभी नहीं भूलता। इसका मतलब क्या हुआ? दृश्य श्रव्य उपकरणों के द्वारा हम स्वयं ही यदि उसको कार्य करके फिर सीख लेते हैं, तो वह उससे प्राप्त ज्ञान जो है वह स्थायी होता है, ठीक है। कोई भी जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी विषय वस्तु के बारे में, जैसे हम अभी कक्षा 7 में एक पाठ चला कर है हिमालय, और हिमालय का जो पाठ है उसमें महाकवि कालिदास का जो कुमार संभव जो महाकाव्य है उसमें से हिमालय का वर्णन है। तो वहाँ पर मान लीजिए एक श्लोक आ गया कि अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगादि राजय पूर्वाप्रव तोय निधि वगा है स्थित पृथिव्य मानदंड है, एक श्लोक है।
अब वह उस भारत देश की, भारत भूमि की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहा है, लेकिन उस श्लोक में एक तो मौखिक रूप से उसको सहस्वर वाचन आदि करके फिर उसका अर्थ स्पष्टीकरण कर दिया गया, और उसी भारत भूमि को, उस हिमालय को दर्शाने के लिए उस मानचित्र आदि का प्रयोग करके फिर उसकी भौगोलिक स्थिति आदि बता दी जाए। तो वह एक मानचित्र है, वो दृश्य साधन है। तो हम क्या करेंगे, उस मानचित्र को देख करके हिमालय की जो स्थिति है उसको हम पहचान देंगे। तो वो उपकरण हो गया, क्योंकि हमने उस हिमालय की स्थिति को बालकों को समझाने के लिए उस उपकरण का प्रयोग कर लिया। या दूसरा तरीका ऐसे, मान लीजिए आपको ताजमहल के विषय में बताया गया हो, और एक तो ताजमहल का चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाए और एक ताजमहल का आपको प्रत्यक्षीकरण वहाँ करवा दिया जाए। तो हम प्रत्यक्ष रूप से जब जिस विषय वस्तु को देख लेते हैं और तो उससे प्राप्त ज्ञान है वो चिरस्थायी होता है। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि दृश्य सर्वे उपकरणों के द्वारा शिक्षण कार्य को रोचक भी बनाया जाता है, और इनका प्रयोग करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह चिरस्थायी रहता है। तो चलिए इन दृश्य सर्वे उपकरणों के विषय में कि ये दृश्य सर्वे उपकरण क्या हैं और इनके उद्देश्य क्या हैं, शिक्षण के क्षेत्र में इनकी उपयोगिता क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान दें, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण को रोचक, आकर्षक व सुग्राह्य बनाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वे उपकरण कहलाते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। रोचक, आकर्षक, सुग्राह्य बनाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वे उपकरण ही शिक्षक सहायक सामग्री कहलाते हैं। थॉमस एम रिस्क ने कहा है कि ज्ञानेंद्रिय अनुभव द्वारा, अर्थात जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं उनके द्वारा हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उनके द्वारा, तो ज्ञानेंद्रिय अनुभव द्वारा ही किसी भी वस्तु या क्रिया का मानसिक चित्र बनता है, मानस पटल पर चित्र बनता है, और यही मानसिक चित्र, इसी मानसिक चित्र के आधार पर ही तत्संबंधी प्रत्यय बनते हैं, उनसे संबंधित अवधारणाएं बनती हैं। ये सामान्य सी अपन ने बात की। अब दूसरी बात एक और, जैसे हमने कहा कि अधिक अगर ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हैं तो फिर उनसे जो प्राप्त ज्ञान है वो भी अधिक ज़्यादा चिरस्थायी होगा। इस आधार पर यूनिसेफ जो है, तो यूनिसेफ ने विभिन्न इंद्रियों के द्वारा हम कितना ज्ञान प्राप्त करते हैं और कितना नहीं करते, इसके विषय में एक वर्गीकरण दिया था। तो उसके बारे में हम चर्चा करें तो आप देखेंगे कि यूनिसेफ के एक अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि बालक जो है या व्यक्ति जो है वो किस क्रिया के द्वारा कितना कार्य सीखता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हम कैसे सीखते हैं और हम याद कैसे रखते हैं, मतलब कौन से कार्य से कितनी विषय वस्तु को सीखते हैं और कौन से कार्य से कितनी विषय वस्तु को हम याद रखते हैं। तो ये एक यूनिसेफ के द्वारा एक वर्गीकरण दिया गया है। अब इस वर्गीकरण के आधार पर हम देखें तो आप देखेंगे कि इन्होंने कहा कि हम सीखते कैसे हैं। पहले ये वाला वर्गीकरण सुनते हैं। उन्होंने कहा कि किसी विषय वस्तु को चख करके हम यदि उसका अनुभव करते हैं फिर सीखते हैं तो वह 1% है। 1% हम किसी विषय वस्तु को चख करके फिर उसका अनुभव करते हैं और उसके द्वारा सीखते हैं। नंबर 2, अगर किसी विषय वस्तु को हम छूते हैं तो 2% सीखते हैं, किसी विषय वस्तु को सूंघ करके 3%, सुन करके 11% और प्रत्यक्ष देख करके किसी विषय वस्तु को हम 83% जो है हम किसी विषय वस्तु को देख करके फिर सीखते हैं। क्योंकि आप ऐसे कहें कि चित्रों आदि का जब प्रयोग किया जाता है तो जो एक अमूर्त संकल्पना होती है वह एक मूर्तिमान हो जाती है। इस रूप में अपन कहें तो किसी विषय वस्तु को देख करके फिर उसका जो सीखने का जो है प्रतिशत के बारे में हम कहें तो 83 जो % है वह हम किसी विषय वस्तु को देख करके सीखते हैं। याद हम कैसे रखते हैं इसके विषय में उन्होंने कहा कि पढ़ करके किसी विषय वस्तु को पढ़कर हम उसको 10% याद रख लेते हैं, किसी विषय वस्तु को सुनकर 20% याद रख लेते हैं, किसी विषय वस्तु को देख करके हम 30% याद रखते हैं और किसी विषय वस्तु को देखकर और सुनकर 50% याद कर सकते हैं। किसी विषय वस्तु को कह करके 30%, लेकिन कहकर और सुन करके हम किसी विषय वस्तु को
90% याद रख लेते हैं। अब कहकर सुनकर का मतलब हम स्वयं ही कहकर, हम स्वयं ही कार्य करते हैं। तो हम स्वयं ही जो कार्य करते हैं और किसी के द्वारा सुनते हैं, अंतःक्रियाएं करते हैं, वह जो शिक्षण है या वह विषय वस्तु है वो हमें 90% याद रहती है। इस आधार पर, यदि इन सब के आधार पर हम उपकरणों का प्रयोग करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अधिगम प्रक्रिया में दृश्य श्रव्य उपकरण जो हैं उनकी एक विशेष भूमिका है। तो ये यूनिसेफ का एक जो वर्गीकरण था उसके आधार पर हमने ये कहा कि किसके द्वारा कितना प्रतिशत ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न है कि इस सारणी के आधार पर हम ऐसे कह सकते हैं कि अधिगम प्रक्रिया में दृश्य श्रव्य उपकरणों की विशेष भूमिका है। और यही प्रश्न आपको पूछा गया है कि जो अधिगम प्रक्रिया है, मतलब आप इसके अधिगम प्रक्रिया में विशेष भूमिका किन की है। तो विशेष भूमिका किन की है? दृश्य श्रव्य उपकरणों की है। अब दृश्य श्रव्य उपकरण है वे कितने भागों में बांटे गए हैं, या शिक्षण में जो प्रयुक्त हो, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले जो उपकरण हैं वे कौन कौन से हैं। तो आप ऐसे कहेंगे अधिगम अथवा संप्रेषण हेतु दृश्य श्रव्य जो उपकरण हैं वे कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में बांटे गए हैं। और जो 3 भाग हैं वे कौन कौन से हैं? दृश्य साधन, श्रव्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन। अब यहीं से जो प्रश्न आया था वो इस रूप में था। एक तो प्रश्न ये था जो 2017 में पूछा गया है, अधिगम प्रक्रियायाम, अधिगम प्रक्रिया में केसाम किनकी विशेष भूमिका अस्ति, विशेष भूमिका है। अभी देखो अपन ने जो वर्गीकरण पढ़ा था यूनिसेफ का, और अपन ने ये कहा कि उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, यूनिसेफ ने ये जो सारणी दी थी इसी के आधार पर ये इसका निष्कर्ष है कि अधिगम प्रक्रिया में दृश्य श्रव्य उपकरणों की विशेष भूमिका है। और हमारा प्रश्न भी यही था कि अधिगम प्रक्रिया में, अधिगम प्रक्रियायाम, अधिगम प्रक्रिया में केसाम विशेष भूमिका अस्ति, किनकी विशेष भूमिका है। तो अपना आंसर था दृश्य श्रव्य उपकरणों की। तो दृश्य उपकरणा नाम, दृश्य उपकरणों की, दृश्य श्रव्य उपकरणा नाम, दृश्य श्रव्य उपकरणों की, श्रव्य उपकरणा नाम, श्रव्य उपकरणों की, और दर्श पत्र का नाम, दर्श पत्रकों की। तो आंसर हो गया दृश्य श्रव्य उपकरणा नाम। फिर उसके बाद अपन ने कहा कि ये जो उपकरण हैं वो कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में बांटे गए, दृश्य साधन, श्रव्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन। अब प्रश्न ये 2015 में पूछा गया है कि संस्कृत शिक्षण में कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति, कौन कौन से उपकरण प्रयुक्त किए गए हैं या प्रयुक्त होते हैं। अब देखो यहाँ पर केवल श्रव्य उपकरणानि, केवल श्रव्य उपकरण प्रयुक्त होते हैं, केवल दृश्य उपकरणानि, केवल दृश्य उपकरणों पर प्रयुक्त होते हैं, चित्राणि, चित्र प्रयुक्त होते हैं, कि दृश्य श्रव्य उपकरणानि, दृश्य श्रव्य उपकरण होते हैं। तो दृश्य भी होते हैं और श्रव्य भी होते हैं, इसलिए हम एक साथ कह सकते हैं कि दृश्य श्रव्य उपकरण प्रयुक्त होते हैं। तो अपना आंसर हो गया दृश्य श्रव्य उपकरणानि। तो ये प्रश्न इस रूप में आ चुका है 2015 में और 2017 में। अब हम ये जो बार बार दृश्य श्रव्य उपकरण की बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया में इनके क्या उद्देश्य हैं, कि शिक्षण प्रक्रिया में इन दृश्य श्रव्य उपकरणों को क्यों अपनाया जाता है, इनका प्रयोग करने के पीछे क्या उद्देश्य हैं। तो आप ऐसे कहेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने इसी के अगले टॉपिक की ओर, जिसमें है दृश्य श्रव्य उपकरणों के उद्देश्य, कि संस्कृत शिक्षण कराते समय ये जो उपकरण हम काम में ले रहे हैं इन उपकरणों का प्रयोग करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो ध्यान देंगे, हमने कहा छात्रों में पाठ के प्रति उत्सुकता एवं रुचि उत्पन्न करना। दृश्य श्रव्य साधनों का जब हम प्रयोग करें तो इनके द्वारा जो भी विषय वस्तु हम बालक को पढ़ाना चाह रहे हैं उस विषय वस्तु के प्रति छात्रों की रुचि उत्पन्न करने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, छात्रों को शिक्षण के दौरान सक्रिय रखना। इन उपकरणों का प्रयोग करने से छात्रों सक्रिय रहते हैं। सार्थक शब्द भंडार की वृद्धि करना, जैसे श्यामपट आदि, पुस्तक आदि जो दृश्य साधन है उनका प्रयोग करते हुए फिर शिक्षण कार्य करें तो उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। पठितांश को स्थायी बनाना, जिस विषय वस्तु को हम
पढ़ रहे हैं और उनका जो प्राप्त ज्ञान है उसको चिरस्थायी रखना है, तो स्मृति में उसको लंबे समय तक याद रखने के लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये इनका उद्देश्य है। अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना, जैसे कि अभी हम किसी भी विषय वस्तु की हम बात करें और उस अमूर्त विषय वस्तु की छात्र जब संकल्पना करते हैं, उस विषय वस्तु को दृश्य साधन के माध्यम से, मान लीजिए कोई मानचित्र, कोई चित्र आदि प्रस्तुत कर दिया जाए और फिर बालक को बताया जाए, तो वह जो अमूर्त संकल्पना थी वो उसके लिए मूर्तिमान हो सकती है, मूर्तमान हो सकती है। तो इस आधार पर हम कह सके अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना भी इनका उद्देश्य है। आगे, बालकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए अवधान केंद्रीकरण करना, क्रमबद्ध चिंतन की प्रेरणा देना, पाठ्य सामग्री को सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाना। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं बालकों की अवलोकन शक्ति का विकास करना, मानसिक तौर पर नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए छात्रों को तत्पर करना, तैयार करना, किसी पाठ्य वस्तु को सुग्राह्य, रोचक, सार्थक व आकर्षक बनाना। इसी आधार पर हम कह सकते हैं छात्रों की व्यक्तिगत जो भिन्नता है, उस व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बालकों को शिक्षा देना, अर्थात तीव्र बुद्धि एवं मंद बुद्धि बालकों की क्षमता के अनुसार ही उन्हें शिक्षा प्रदान करना, ये अपन ऐसे के इन उपकरणों का उद्देश्य है। इसी के साथ साथ हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ये दृश्य श्रव्य उपकरणों के उद्देश्य हैं तो इनके साथ साथ ही हम इनकी उपयोगिता या महत्व की बात करें कि ये जो दृश्य श्रव्य उपकरण हैं, इनकी आवश्यकता या इनका महत्व क्या है। तो देखो, जिस प्रकार अपन उद्देश्य की बात करें वैसे ही सेम टू सेम से ही चल रहे हैं, आवश्यकता कह दो या महत्व कह दो। इसके लिए हम कहें कि छात्रों का जो बौद्धिक स्तर है और उसकी जो रुचि है, उसी के अनुसार उनको शिक्षण कराने में सहायता मिलती है, ये इसका महत्व है। दूसरे हम कह रहे हैं शिक्षण के दौरान छात्र क्रियाशील रहते हैं, और अभी उद्देश्य में कहा था कि छात्रों को क्रियाशील रखना, तो वो उद्देश्यों की तरह ये क्या आप इनका महत्व बता सकते हैं। अध्यापक किसी विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाकर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है, इन्हीं के माध्यम से। तो अपन उद्देश्य में ये कहा था किसी विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट, सुग्राह्य, बोधगम्य आदि बनाना। तो जो उद्देश्य है वो आप इसके महत्व के अनुसार ही चलते हैं। अपन ऐसे कहें अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान तथा अभिप्रेरणा बनाए रखने में सहायता मिलती है। ध्यान मतलब अवधान केंद्रीकरण, ध्यान केंद्रीकरण आ गया, ठीक है। और छात्रों को प्रेरणा देना, अभिप्रेरणा बनाने के लिए सहायता मिलती है। संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था को कुशल, प्रभावी तथा आकर्षक बनाने में सहायता मिलती है। छात्रों के लिए विषय वस्तु को समझाने तथा स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। नीरसता की समाप्ति होती है। शिक्षण कार्य अगर नीरस हो रहा हो तो दृश्य श्रव्य उपकरणों के द्वारा उसको रोचक बनाया जा सकता है, सरस बनाया जा सकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं नीरसता की समाप्ति होती है। फिर हम इसके छात्रों को पर्याप्त तैयारी के अवसर प्राप्त होते हैं और इनके प्रयोग से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये जो शिक्षण सूत्र है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हुए छात्रों के ज्ञान को पुष्ट करने के लिए सहायता मिलती है, बल मिलता है। तो ये जो है दृश्य श्रव्य उपकरणों की आवश्यकता क्यों है या इनका शिक्षण के दौरान क्या महत्व है, हम इन बिंदुओं के आधार पर इनको स्पष्ट कर सकते हैं। अब आगे इसी को टॉपिक को बढ़ाते हुए आगे हम चलते हैं। अधिगम और संप्रेषण हेतु जो हमने बात कही थी कि जो साधन है उनको कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में, दृश्य साधन, श्रव्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन। अब इनमें जो पहला है दृश्य साधन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दृश्य साधन जो हैं वे सामान्यतः अपन ऐसे इन साधनों के माध्यम से शुद्ध लेखन तथा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास किया जाता है। छात्रों को शुद्ध लेखन का अभ्यास कराया जाता है, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता है, ठीक है। अब जो दृश्य साधन है उन दृश्य साधनों को फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आप ऐसे कह सकते हैं सामान्य दृश्य साधन और दूसरे होते हैं यांत्रिक दृश्य साधन, जिनमें विद्युत आदि की आवश्यकता हो, वे होते हैं यांत्रिक, और जो सामान्य रूप से बिना विद्युत आदि के द्वारा ही जो सरलता से प्रयोग में लिए जा रहे हैं वे होते हैं सामान्य। अब सामान्य जो दृश्य साधन हैं पहले उनकी चर्चा करते हैं। तो सामान्य दृश्य साधनों में आप देखेंगे श्यामपट, चित्र, चित्र के साथ ही मानचित्र, रेखा चित्र, उसके बाद प्रतिरूप, प्रतिकृति, पाठ्य पुस्तक, पुस्तकालय, संग्रहालय, ये सामान्य दृश्य साधन है, ठीक है। इसके बाद अपन ऐसे कहें
जो यांत्रिक दृश्य साधन है इनमें उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका जिसे ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, आकृति विस्तारक यंत्र जिसे स्टेरियोस्कोप कहा जाता है, और चित्र विस्तारक यंत्र जिसे एपिडायस्कोप कहा जाता है। इधर हम देखो पिछली बार एक प्रश्न आया था, निम्न में से दृश्य साधन है, वहाँ एक नाम आया था बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, और ऐसे ही एक नाम आता है फ्लालेन बोर्ड। वैसे ये बोर्ड की जहां हम बात करें श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड है, उनका ही थोड़ा आधुनिक विकसित रूप है बुलेटिन बोर्ड और फ्लालेन बोर्ड। तो ये भी जो हैं वो दृश्य साधनों में ही आते हैं। ऐसे आप मैजिक लैंटेन की बात कह सकते हैं, मायादीप जिसे है ना, तो ये दृश्य सामान्य जो दृश्य साधन है उनमें ये प्रयुक्त होने वाले हैं। बुलेटिन बोर्ड, फ्लालेन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जिसे अपन ऐसे कहें तो चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, चार्ट, मॉडल, पाठ्यपुस्तक, पुस्तकालय, संग्रहालय। यांत्रिक ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर हो गया, स्टेरियोस्कोप हो गया, एपिडायस्कोप हो गया। अब ये जो साधन हैं, इन साधन में, इन दृश्य साधनों में कि सर्वाधिक महत्व किनका है, तो आप ऐसे कहेंगे शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण, इन दोनों का ही इनका अभ्यास करवाया जाता है। अब सबसे पहले एक एक की हम चर्चा करें। श्यामपट्ट, मानचित्र, रेखा चित्र, ये जो हैं तो इनकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप श्यामपट्ट के विषय में हम ध्यान देते हैं। श्यामपट्ट जो है, तो श्यामपट्ट के विषय में यदि हम कहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो श्यामपट्ट है वह सबसे सस्ता सुलभ दृश्य उपकरण है सामान्य उपकरणों में। और आप ऐसे कहें कि ये जो श्यामपट्ट है वह परंपरागत सहायक उपकरण है। श्यामपट्ट शिक्षण में एक परंपरागत सहायक उपकरण है। आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी कक्षा कक्ष में यदि श्यामपट्ट नहीं है तो उस कक्षा कक्ष की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो कक्षा कक्ष में तो श्यामपट्ट का होना अनिवार्य है। ये श्यामपट्ट जो है वो एक परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री माना गया है। सबसे सरल, सुलभ, सस्ता है और सभी जो दृश्य उपकरण हैं उन दृश्य उपकरणों में सर्वोत्तम उपकरण है कौन सा? श्यामपट्ट। श्यामपट्ट को शिक्षक का आईना और शिक्षक का अभिन्न मित्र भी कहा जाता है। ध्यान से सुना, श्यामपट्ट को शिक्षक का आईना कहते हैं और श्यामपट्ट जो है उसको कक्षा कक्ष में एक शिक्षक का सच्चा मित्र, अभिन्न मित्र भी कहा जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए मुझे किसी विषय वस्तु को स्पष्टीकरण करना है बालकों के लिए, तो उस विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करने के लिए मैं श्यामपट्ट का सहारा लूँगा। संधि, समास, प्रत्यय आदि से संबंधित विच्छेद, उनका विग्रह आदि बालकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। जहाँ शिक्षण के दौरान छात्र कठिनता का अनुभव करते हैं, उस कठिन विषय वस्तु का सरल रूप में स्पष्टीकरण करने के लिए शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप ऐसे कहें नई शिक्षा नीति जो है उसमें एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो प्रोग्राम चला था, ठीक है, उसके अंतर्गत भी इस श्यामपट्ट के विषय पर बात कही गई थी कि मतलब उस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में प्राथमिक जो विद्यालय थे उन प्राथमिक विद्यालयों में कौन कौन से जो अनिवार्य उपकरण हैं वो होने चाहिए। तो वहाँ पर ऐसे कहा कि श्यामपट्ट है, दरी पट्टी है, ठीक है, इसके अलावा सुधाखंड है, चौक जिसे कहते हैं, इसके अलावा मार्जनी है जिसे डस्टर कहते हैं। कि ये जो श्यामपट्ट हो गया, दरी हो गई, चौक हो गया, डस्टर हो गया, इन चीज़ों को अनिवार्य उपकरण ऐसे हैं जो कक्षा कक्ष में होने चाहिए। तो उनमें से वहाँ पर भी एक नाम आता है श्यामपट्ट का। तो देखें श्यामपट्ट यह संस्कृत शिक्षण में एक परंपरागत सहायक उपकरण है। पहली बात तो यही होगी, परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा है? श्यामपट्ट है। दूसरी बात, दृश्य साधनों में ये सर्वोत्तम साधन है। ये सारी जो बातें हैं वो विशेष तौर से ध्यान रखने होंगे, इंपॉर्टेंट बातें, यहीं से प्रश्न बनते हैं बार बार। और अभी हम चर्चा करेंगे क्या यहाँ से प्रश्न आए हुए भी हैं। तो रीट में
आरटेट में यहाँ से प्रश्न भी आए हुए हैं। तो परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा है? श्यामपट्ट है। दूसरी बात कहाँ, दृश्य साधनों में सर्वोत्तम साधन कौन सा है? तो भी आपका आंसर हो जाएगा क्या? श्यामपट्ट। शिक्षण जगत में श्यामपट्ट की देन का श्रेय जेम्स विलियम्स को दिया जाता है। नई शिक्षा नीति का जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो एक प्रोग्राम चला था, उसमें प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यालय में श्यामपट्ट, दरीपट्टी, चौक, डस्टर आदि की अत्यावश्यक मूल उपकरण हैं, ये उपलब्ध होने चाहिए। ये बात यहाँ पर विचार किया गया था। शिक्षक का अभिन्न मित्र कौन माना जाता है? श्यामपट्ट। और शिक्षक का आईना जो है वह भी क्या है? श्यामपट्ट। ये तो सामान्य से अपन ने श्यामपट्ट की बात की। अब यदि आप कहें तो इस श्यामपट्ट की उपयोगिता क्या है, कि हम जो श्यामपट्ट के बारे में चर्चा करें तो इस श्यामपट्ट की शिक्षण में क्या उपयोगिता है, तो आप ऐसे कह सकते हैं जटिल तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए श्यामपट्ट उपयोगी है। प्राथमिक स्तर पर अक्षर ज्ञान से लेकर, प्राथमिक स्तर पर किसकी बात हो रही है? अक्षर ज्ञान की। और उच्च स्तर पर सार लेखन। तो प्राथमिक स्तर पर अक्षर ज्ञान से लेकर उच्च स्तर पर सार लेखन के लिए श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है। किसी पाठ को जब हम पढ़ा रहे हैं तो उस पाठ से संबंधित उसका जो टॉपिक है, प्रकरण है, उसका सार लेखन के लिए भी श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है। छात्रों के लेखन कौशल को विकसित करने के लिए श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है। और व्याकरण शिक्षण करते समय किसी आगमन निगमन विधि के द्वारा किसी सूत्र की व्याख्या, उसको समझाना तथा उसके लिए जो उदाहरण आदि होते हैं उनका प्रयोग करने के लिए भी श्यामपट्ट एक अत्यंत सहायक उपकरण है। ये बात अपन सामान्य से श्यामपट्ट के बारे में कह रहे थे। अब यदि हम कहें कि चलो ठीक है, इन बातों को हमने ये कहा कि श्यामपट्ट की उपयोगिता है, तो श्यामपट्ट का जब शिक्षक प्रयोग करता है, शिक्षण के दौरान जब श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है, तो श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय कौन कौन सी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो ध्यान देंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय निम्न बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब वे बातें कौन सी हैं? नंबर 1, श्यामपट्ट पर लिखते समय एक तरफ खड़े होकर लिखना चाहिए, क्योंकि श्यामपट्ट पर जब लेखन कार्य किया जा रहा हो उस समय लेखन के समय एक तरफ होकर के लिखना चाहिए। ऐसा लिखने से क्या होगा कि छात्र जो हैं वो देखते रहें और उनका ध्यान केंद्रित रहे। नंबर 2, अध्यापक का जो लेख है वह सुंदर व आकर्षक होना चाहिए। श्यामपट्ट पर जो भी लेखन कार्य किया जा रहा है वह सुंदर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि इसका बालक के लेख पर भी प्रभाव पड़ता है। जो कुछ भी लिखा जाए वह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। लिखते समय, शब्दों को लिखते समय साथ साथ उच्चारण करना चाहिए। जो भी शब्द हम लिख रहे हैं उसके साथ साथ उस शब्द का शिक्षक द्वारा उच्चारण भी करना चाहिए। क्यों? अगर हम उच्चारण करें तो छात्र जो है वह एक तो उन शब्दों का उच्चारण कैसे होता है वो चीज़ सीख जाएंगे। दूसरी बात, जब बोलते हुए लिख रहे हैं तो उस समय छात्रों का ध्यान केंद्रित भी रहता है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि शब्दों के उच्चारण से छात्र परिचित हो सकते हैं, साथ ही उनका ध्यान भी केंद्रित रहता है। इसलिए शब्दों को लिखते समय उनका उच्चारण करना चाहिए। आगे आप ऐसे कह सकते हैं, श्यामपट्ट के प्रयोग के समय आप ऐसे कि हमने जो भी विषय वस्तु लिखी है और उस विषय वस्तु का उपयोग जितनी देर के लिए है उतनी देर तो उस विषय वस्तु को रखना चाहिए, और जैसे ही उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाए, मतलब वह अब उस समय ज़रूरत नहीं है, उस समय उस विषय वस्तु को मिटा देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। तो आप इसके लिखित विषय वस्तु की उपयोगिता समाप्त होने पर उसे मिटा देना चाहिए। श्यामपट्ट का प्रयोग करने का छात्रों को भी अवसर देना चाहिए। फिर आप इसके कक्षा छोड़ने से पहले श्यामपट्ट साफ कर देना चाहिए। शिक्षक जैसे ही कक्षा छोड़ करके बाहर निकले उससे पहले श्यामपट्ट जो है उसको साफ कर देना चाहिए। और श्यामपट्ट को हमेशा ऊपर से नीचे की ओर साफ करना चाहिए। श्यामपट्ट को हमेशा ऊपर से नीचे की ओर साफ करना चाहिए। तो ये श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब इस श्यामपट्ट से संबंधित, और देखो एक बात श्यामपट्ट की बार बार करते हैं, वर्तमान समय में तो है इसके अलग अलग रंग आ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, ऐसे। तो श्यामपट्ट के वर्तमान में अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंगीन जो हैं श्यामपट्ट अब वो आने लगे हैं।
चलो ये बात अपन ने श्यामपट्ट के बारे में की थी। अब इस श्यामपट्ट से लेकर के ये जो दृश्य श्रव्य साधन है, इससे लेकर के जो जो प्रश्न आए हैं अब उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये था दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोगे क्रियते। दृश्य सहायक साधन से किसका उपयोग किया जाता है? शुद्ध लेखन का प्रयोग किया जाता है, उच्चारण का, उभयो यानी दोनों का, केवलम पठन से और केवल पठन का। अभी दृश्य श्रव्य उपकरणों की बात आई थी तब अपने का शुद्ध लेखन और उच्चारण का अभ्यास किया जाता है, तो आप यहाँ कह सकते हैं उभयो दोनों का। 2012 में आया हुआ प्रश्न है जिसमें पूछा गया था कि दृश्य सहायक साधन से किसका उपयोग किया जाता है, तो आंसर था शुद्ध लेखन और उच्चारण का। अगला प्रश्न है दृश्य साधना नाम सर्वोत्तमम साधनम वर्तते। दृश्य साधना नाम, दृश्य साधनों में सर्वोत्तम साधनम वर्तते। सर्वोत्तम साधन कौन सा है? दृश्य साधनों में सर्वोत्तम साधन कौन सा है? श्याम फलकम, श्याम फलक, श्यामपट्ट के लिए प्रयुक्त श्याम फलक, पुस्तकम पुस्तक, चलचित्रम चलचित्र, और आप ऐसे कहें नाटकम नाटक। ठीक है, तो दृश्य श्रव्य साधनों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वोत्तम साधन है, वह कौन सा है? तो आंसर होगा अपना श्याम फलकम। अभी अपन ने कहा था कि श्यामपट्ट जो है वो दृश्य साधनों में सर्वोत्तम साधन है और एक परंपरागत सहायक उपकरण है। तो आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति। देखो 2012 में और 2015 में ये प्रश्न दो बार आए जिसमें आपको ये पूछा गया है कि परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति, परंपरागत सहायक उपकरण है। अब कौन सा है? दूरदर्शन, श्यामपट्ट, मानचित्र और आकाशवाणी। तो परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा है? तो अपना आंसर हो गया कौन सा? श्यामपट्ट। ठीक है, तो ये श्यामपट्ट से संबंधित कुछ प्रश्न थे। तो दृश्य श्रव्य उपकरणों की जहां बात रहे, सबसे पहले हम दृश्य साधनों की बात करें तो दृश्य साधनों में आप ये देखेंगे श्यामपट्ट से संबंधित कितने प्रश्न आए हैं। उसके बाद अपन ऐसे कहें, एक बार फिर से ध्यान करते हैं कि जो जो अपन ने यहाँ तक ध्यान करा है। सबसे पहले देखें कि जो दृश्य साधन है उन दृश्य साधनों की हम जहाँ बात करें तो दृश्य साधन में सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया वो श्यामपट्ट है। ये सबसे सस्ता और सबसे सुलभ भी है। दूसरा चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, प्रतिरूप, प्रतिकृति, पाठ्य पुस्तक, पुस्तकालय, संग्रहालय, बुलेटिन बोर्ड, फलालेन बोर्ड, ये जो है ये सामान्य। यांत्रिक में आप ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, आकृति विस्तारक यंत्र, स्टेरियोस्कोप, चित्र विस्तारक यंत्र, एपिडायस्कोप, ये जो सामान्य दृश्य अपन ये दृश्य साधनों की जो बात करें वो सामान्य और यांत्रिक दृश्य साधन। उसके बाद फिर सबसे पहले हमने जो परंपरागत सहायक उपकरण है या सबसे सर्वोत्तम जो साधन है श्यामपट्ट, उसके विषय में हमने चर्चा की, जिसमें अपन ने कहा एक परंपरागत सहायक उपकरण है, सर्वोत्तम साधन है दृश्य साधनों में। और जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो चलाया गया था नई शिक्षा नीति के द्वारा, उसके आधार पर भी श्यामपट्ट को प्राथमिक स्तर पर एक अनिवार्य उपकरण माना गया है। श्यामपट्ट को शिक्षक का अभिन्न मित्र भी कहा जाता है और शिक्षक का आईना भी कहा जाता है। ये श्यामपट्ट से संबंधित कुछ प्रश्न थे। अब एक प्रश्न और भी था कि शिक्षण में शिक्षक का अभिन्न मित्र क्या है? शिक्षक का अभिन्न मित्र अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? आंसर होगा श्यामपट्ट। शिक्षक का अभिन्न मित्र है वह भी क्या है? श्यामपट्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये कुछ क्वेश्चंस थे उनकी चर्चा की है। इसके आगे की जो क्लास होगी उसमें जो बचे हुए और जो क्वेश्चन है हम उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।